friends, welcome to my channel CBSE History and Social Science. I am Vijendra Nagda once again here with you to present class 9 chapter 1 French Revolution part 2. आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति, उसके जो बैकग्राउंड था, उसमें जो प्रमुख घटनाएं थी, साथ ही साथ वहाँ का सामाजिक जो 3 एस्टेट्स थे उनके बारे में, और जो है क्रांति के बाद जो हुए परिवर्तनों में जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ तक कर लिया। आज की इस वीडियो में 1791 के जो नए फ्रांसीसी संविधान हैं उसके बाद की घटनाओं के बारे में देखेंगे। किस तरह फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस को बहुत सारे परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा और फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें इस दौरान हुई। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के कारागृह के पतन के बाद ही फ्रांस में एक तरह से अराजकता का माहौल बन गया। चारों तरफ लूटपाट, मारपीट और जो है जो मिडिल क्लास था उसके लोग और थर्ड एस्टेट के लोगों ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। राजा को भी जो है थर्ड एस्टेट की मांग को मानना पड़ा और उन्होंने थर्ड एस्टेट को जो है नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और नेशनल असेंबली ने जो है नए संविधान की मांग रखी। नया संविधान बनाया गया और राजा ने उस संविधान के अंतर्गत कार्य करने भी एक तरह से स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से फ्रांस बहुत सारे परिवर्तनों के इस दौर से गुजरा, लेकिन देश में जो अराजकता की स्थिति है वो अभी भी थम नहीं रही थी। ये जो क्रांति थे वो पेरिस से शुरू होकर धीरे धीरे फ्रांस के दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गई। ठीक है, किसानों ने जो कि नोबल्स के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान थे उनके घरों पर हमला कर दिया। नोबल्स की मैनर्स जो होती थी वहाँ पर हमले कर दिए। बहुत सारे नोबल्स जो थे, लॉर्ड्स जो थे, उनको मार दिया गया। नाइट्स जो है उनको उनके यहाँ हमले किए गए और बहुत सारे जो नोबल्स हैं वो अपने मैनर से भाग गए। चर्चों को छोड़कर क्लर्जी सेक्शन के जो प्रीस्ट, पादरी लोग थे, बिशप्स थे, वो वहाँ से भाग गए। और इसी पीरियड को बताने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नॉवल है, आपने नाम सुना होगा, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो है वो इसी पीरियड का लिखा गया है, जो चार्ल्स डिकेंस का है। तो इसी फ्रेंच क्रांति के समय की घटनाओं को लेकर ये लिखा गया है। और देश में जब अराजकता का माहौल चारों तरफ गांव-गांव में फैल गया तो ऐसे में किंग लुई 16 ने देश से भागने की कोशिश शुरू कर दी और दूसरे देशों के राजाओं से उसने अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाना स्टार्ट कर दिए और उनसे बातचीत करके फ्रांस पर अटैक कराना और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा के इंतजाम करना प्रारंभ कर दिया। तो जब जनता को मैरी के भागने के बारे में पता लगा तो मैरी और उसकी जो उसकी पत्नी थी और लुई 16 दोनों को ही जनता ने पकड़ लिया रास्ते में से ही और उसको वापस पेरिस लेकर आए। और इस तरह से राजा भी अब जनता की दया पर निर्भर हो गया। लुई 16 जो है जनता की दया पर आ गया था। रेडिकल्स, स्पेशली रेडिकल्स का मतलब परिवर्तनवादी या क्रांतिकारी लोग जो देश की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देना चाहते थे, मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, उन्हें रेडिकल्स कहा जाता है। तो ये रेडिकल्स में से जैकोबिन्स जो थे वो इस समय बहुत ही ताकतवर हो गए थे। जैकोबिन्स जो है मेनली एक क्लब, जैकोबिन क्लब जो है उग्र क्रांतिकारियों का एक क्लब था जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी लोग थे, लेकिन इस जैकोबिन क्लब के मेंबर्स जो थे वो बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले लोग थे, लेस प्रॉस्परस फैमिलीज से आते थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिजन्स सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। तो ये जो जैकोबिन क्लब्स के जो सुधारवादी क्रांतिकारी लोग थे ये छोटे निम्न वर्ग से आने वाले लोग थे, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनों के इच्छुक थे और धीरे धीरे रेडिकल्स में यही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए और इन्होंने धीरे धीरे इस क्रांति को एक नया रुख देना स्टार्ट कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। और उसके बाद फ्रांस में इलेक्शन हुए। फ्रांस में इलेक्शन में जो नई गवर्नमेंट बनी उसे कन्वेंशन कहा जाता है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। और इस नई सरकार ने
जो 1792 में बनी, फ्रांस में मोनार्की के अंत और फ्रांस को एक गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। 1792 में फ्रांस एक गणतंत्र बन गया ऑन 21 सितंबर 1792। तो इस तरह से रेडिकल्स और जैकोबिन्स क्लब के सदस्यों ने फ्रांस में मोनार्की को समाप्त कर दिया और अब राजा का भविष्य जो है जैकोबिन क्लब के इन सुधारवादियों की दया पर निर्भर हो गया। इसी पीरियड में एक और बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, सारे यूरोपीय देश इस समय इस फ्रांसीसी क्रांति से परेशान थे, क्योंकि सभी यूरोपीय देशों में मोनार्की शासन व्यवस्था थी, सभी जगह राजा शासन कर रहे थे और वो फ्रांसीसी क्रांति से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ये फ्रांसीसी क्रांति और उसके होने वाले जो परिवर्तन है तुरंत समाप्त हो जाए, लुई को फिर से फ्रांस का राजा बना जाए। इसलिए वो सब जो है इस क्रांति को जो है ख़त्म करना चाहते थे और इस वजह से सभी ने मिलकर क्या है फ्रांस पर इस पीरियड में आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया और शीघ्र ही जो है फ्रांस को अनेक दिशाओं से, चारों दिशाओं से अनेक युद्धों का सामना करना पड़ा। ठीक है, अलग अलग देशों ने दिस इज़ नॉट गुड, वी बेटर स्टॉप फॉर दिस, दे किल्ड देयर किंग, दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड। तो ऐसी सिचुएशन सारी बन रही थी। सब लोग जो है फ्रांस की इस क्रांति से, जो पड़ोसी देश है वो किसी प्रकार से खुश नहीं थे और इसी वजह से ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, जो जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य था, स्पेन, ब्रिटेन, इन सब ने फ्रांस के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिए और फ्रांस ने इन सब देशों का मुकाबला करने का निश्चय किया। और इसी दौरान फ्रांस में पहले से ही नेशनलिज्म की फीलिंग जो है बहुत ज़्यादा थी और जैसे युद्ध शुरू हुआ देश में सारे लोग जो है देश को बचाने के लिए, देश के लिए मरने के लिए तैयार हो गए और सेनाओं में भर्ती स्टार्ट हो गई। उग्र राष्ट्रवाद जो है वो भावना इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि फ्रांसीसी लोग अब सेना में भर्ती होकर अपने इन दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। और इसी परिस्थितियों में जो रेडिकल्स थे, परिवर्तनवादी थे, जिनमें जैकोबिन्स का सबसे ज़्यादा प्रभाव था, उन्होंने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। फ्रांस में अब सत्ता जो है लुई से छीनकर इन जैकोबिन्स रेडिकल्स के हाथ में आ गए। रेडिकल्स शब्द का जो मीनिंग है परिवर्तनवादी, क्रांतिकारी परिवर्तनवादी, जो सत्ता में परिवर्तन चाहते थे। तो रेडिकल्स में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा प्रभाव इस समय था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, रॉबेस्पियर जो था इस समय सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और उसने जो है सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और उसने जो है पब्लिक सेफ्टी की कमेटी गठित की, लोगों की सेफ्टी के लिए, दूसरे देशों से बचाने के लिए बनाई। लेकिन रॉबेस्पियर इसके साथ ही साथ उसने अपने विरोधियों को भी एक एक करके उसने हटाना शुरू कर दिया। रॉबेस्पियर सबसे शक्तिशाली बन गया और उसने जो है अपने विरोधियों को, बीइंग हंटिंग डाउन ऑल दोज सीन एज थ्रेट टू द रिवॉल्यूशन, और उन सारे लोगों को जो क्रांति और उसके होने वाले प्रभावों को गलत मानते थे, उन सबको मारना स्टार्ट कर दिया। और इसी कारण धीरे धीरे उसके विरोधियों की संख्या बढ़ती गई और इसी रॉबेस्पियर ने 1793 में लुई और उसकी पत्नी को भी गिलेटिन पर चढ़ा दिया। गिलेटिन फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों को मारने के लिए यूज़ में की जाने वाली विशेष प्रकार की मशीन होती थी जिसे गिलेटिन कहा जाता था। उसी पर मैरी और उसके पति लुई 16 को जो है चढ़ाकर उनको मार दिया गया और इसी के साथ फ्रांस हमेशा के लिए मोनार्की का अंत हो गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो इस क्रांति का सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सन माना जाता है, कंट्रोवर्शियल फिगर जो है वो माना जाता है। इन द केस ऑफ फोस्टरिंग democracy, Robespierre helped bring about the reign of terror in which thousands were executed by the guillotine. He eventually met the same fate. फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर डेमोक्रेसी लाने के लिए जितने भी इस क्रांति के विरोधी थे उन सबको इस रॉबेस्पियर ने गिलेटिन पर चढ़ा दिया। हज़ारों लोगों को इसकी वजह से मरना पड़ा और उसके समय के इसी पीरियड को रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज्य कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो कन्वेंशन की गवर्नमेंट बनी, उस कन्वेंशन की गवर्नमेंट के बाद आतंक का राज्य छा गया और उस आतंक के राज्य को प्रारंभ करने वाला जो है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। और लास्ट में इसी गिलेटिन पर रॉबेस्पियर को भी चढ़ा दिया गया। तो कैसे क्या हुआ हम देखते हैं। रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत जल्दी देश में परिवर्तन लाना चाह रही थी। उसने बहुत सारे कानून बनाए। ही प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। उसने सभी तरह के जो काम होते हैं उसकी
उच्चतम मजदूरी और हर चीज़ की उच्चतम जो है कीमत तय कर दी। उसने मीट एंड ब्रेड, मांस और खाने की ब्रेड जो थे उन सबको राशन कर दिया गया। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट द ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। गाँव में किसानों को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि वो अपना सारा अनाज जो है वो शहरों को सेल करें, बेच दे, और वो भी उस प्राइस पर जो गवर्नमेंट ने निश्चित की है। तो किसानों को मजबूर किया गया वो एक निश्चित कीमत पर अपनी फसलें जो है शहरों को बेच दे। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फूड वाज फॉरबिडन। ठीक है, उच्च क्वालिटी का जो आटा, सफ़ेद आटा होता था, उसका प्रयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन इक्वली ब्रेड अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। पूरे गेहूं के आटे से बना जो है ब्रेड ही सब लोगों के लिए खाना कंपल्सरी कर दिया गया, चाहे अमीर हो या गरीब, वो इसी ब्रेड को खाएंगे। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। बोलने और एक दूसरे को जो है पुकारने में भी समानता की भावना को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। अब फ्रांस में मोन्सियर और मैडम कहने पर रोक के स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति को एक सिटिजन या सिटीजन माना गया, यानी फ्रांस का प्रत्येक व्यक्ति एक नागरिक है और सारे नागरिक को जो है समानता रॉबेस्पियर के ऑर्डर्स द्वारा दी गई। चर्चेज वर शट डाउन। इस समय सभी चर्चों को बंद कर दिया गया। उनकी बिल्डिंग को जो है गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया और वहाँ पर बैरक और बहुत सारे ऑफिसेज बना दिए गए। तो रॉबेस्पियर ने बड़ी कड़ाई से अपनी सरकार में सख्ती से नियम कानूनों को लागू किया और साथ ही साथ इन कानूनों को न मानने वाले विरोधियों को उसने गिलेटिन पर चढ़ा दिया। तो उसके इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। आतंक का राज्य जो है, इसी रॉबेस्पियर के पीरियड को 1793 से लेकर 1794 का ये जो पीरियड है उसे जो है क्या कहा जाता है, रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, 1793 से 1794 तक था और इसमें लगभग 30,000 लोगों को गिलेटिन पर चढ़ा गया। यहाँ पर आप ये जो मशीन देख सकते हैं, ये गिलेटिन एक मशीन रहती थी जिसका पिक्चर ओरिजिनल यहाँ साइड में दिया गया है। इसमें ऊपर से एक बहुत बड़ी ब्लेड जो है ऊपर से गिराई जाती थी और नीचे एक पर्सन की गर्दन पर उसको गिराया जाता था। ठीक है, ये ब्लेड यहाँ से ऐसे ऊपर से आती थी, गिरती थी और यहाँ जो है उस व्यक्ति की गर्दन रखती थी जो कट जाती थी और फिर यहाँ देख सकते हैं वो नीचे इस तरह से आ जाती थी और ऐसे इस मशीन के द्वारा हज़ारों लोगों को रॉबेस्पियर ने, जो उसके विरोधी थे, उन सबको मरवा दिया। नोबल्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, एनीवन रॉबेस्पियर सॉ एज अ थ्रेट टू द रेवोल्यूशन, ही किल्ड देम। ठीक है, जो भी उसे उस क्रांति का विरोधी लगता था उन सबको इस रॉबेस्पियर ने मरवा दिया। तो इस तरह से ये क्रांति जो है वो शीघ्र ही आतंक में बदल गई। लेकिन रॉबेस्पियर का ये आतंक का राज ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। 1794 में नेशनल कन्वेंशन के जो अदर मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनको लगा कि रॉबेस्पियर ने अपनी शक्तियों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया है, वो ओवर द लाइन चला गया है, उसने जो है अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है और इस वजह से उसको इस कन्वेंशन के द्वारा ही वॉज अरेस्टेड, ट्राइड, कन्विक्टेड एंड उस एग्जीक्यूटेड, उसको भी फांसी पर चढ़ा दिया गया। डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, और इसके बाद कन्वेंशन के बाद फ्रांस में जो है एक नई तरह की गवर्नमेंट रूल करती जिसे डायरेक्टरी रूल कहा जाता है। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। इस तरह से फ्रांस में 5 लोगों के एक समूह द्वारा शासन करने की एक नई सरकार का गठन होता है जिसे डायरेक्टरी रूल्स कहा जाता है। 5 सदस्यीय जो ये सरकार बनती है और इस 5 सदस्यीय सरकार बनाने का उद्देश्य ये था कि मीट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जेकोबिन्स। और ये जो सरकार है डायरेक्टरी की, वो इसलिए बनाई गई ताकि किसी एक ही व्यक्ति के अंदर सारी शक्तियां लिमिट ना हो जाए और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर पाए। इसलिए इस डायरेक्टरी के रूल को जो है प्रारंभ किया गया। 1797 से ये प्रारंभ हुआ और इसके बाद जो है ये क्रांति में धीरे धीरे जाकर फ्रांस में एक तरह से शांति का समय आया। लेकिन अभी भी युद्ध चल रहे थे, विदेशियों से फ्रांस की सेनाएं जो है युद्ध लड़ रही थी और सेना में बहुत सारे युवा लोगों की इस समय आवश्यकता पड़ रही थी। फ्रांस ने इस समय अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने पर बहुत अधिक जोर दिया और एक बहुत बड़ी सेना, विशाल सेना इस समय तैयार की गई और इसी विशाल सेना में से एक
जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसका यहाँ पर जो है उत्कर्ष और विकास होता है, और जो आगे जाकर फ्रांस की सारी शक्ति का केंद्र बन जाता है और फ्रांस को यूरोप में सबसे शक्तिशाली बना देता है। तो नेपोलियन के उत्कर्ष से पहले हम देखते हैं कि इस 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है कि फ्रांस में मोनार्की जो है वो रूल खत्म हो गया और उसकी जगह डेमोक्रेसी जो है उसकी शुरुआत होती है, लोकतंत्र की स्थापना यहाँ पर होती है। जितने भी पुराने फ्यूडल सामंतवादी जो कस्टम्स थे, जितने भी टैक्सेस थे, वो सब यहाँ पर एबोलिश कर दिए गए, ख़त्म कर दिए इस क्रांति के बाद। पुरानी पूरी सामाजिक व्यवस्था जो है अचानक से इस क्रांति के बाद बदल जाती है। स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज एबोलिश्ड। इसी के साथ साथ फ्रांस और फ्रांस की जितने भी कॉलोनीज या उपनिवेश थे उन सभी में जो गुलामी की प्रथा थी उस गुलामी की प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। फ्रांस बिकम डेमोक्रेटिक कंट्री। फ्रांस एक जो है लोकतंत्रात्मक देश बन गया। ठीक है, इसके बाद डायरेक्टरी का रूल आता है। डायरेक्टरी में 2 हाउसेस जो है लेजिस्लेचर के बनाए गए, व्यवस्थापिका के 2 सदन थे और उसमें 5 लोगों की कमिटी जो थी वो एज ए डायरेक्टर्स रूल करती थी। और लेकिन ये डायरेक्टरी का रूल भी फ्रांस के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि इसके जितने भी 5 डायरेक्टर्स थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, वो इनएफिशिएंट थे, क्वारलसम थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे, और इस वजह से ये डायरेक्टरी भी ज़्यादा समय तक अच्छी तरह से रूल नहीं कर पाई। और ऐसे में इस डायरेक्टरी के एक डायरेक्टर जो था वो था नेपोलियन बोनापार्ट, जो आगे जाकर इस डायरेक्टरी को समाप्त करके खुद फ्रांस का सर्वेसर्वा बन जाता है। और इस तरह से फ्रांस जो है मोनार्की से बदलकर वापस मोनार्की की तरफ एक तरफ से आ जाता है। एक तरफ से फिर से सिचुएशन ऐसी हो जाती है क्योंकि नेपोलियन जो है सारी सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेता है। नेपोलियन लैड कोऑपरेटेड और सडन ओवरथ्रो। नेपोलियन ने अचानक से इस डायरेक्टरी की सारी सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली 1799 में, और उसने कॉन्सुलेट नाम की एक नई तरह की गवर्नमेंट बनाई जिसमें खुद जो है प्रथम कॉन्सुलेट बन गया, और उसने आर्मी, फॉरेन अफेयर्स और लेजिस्लेचर जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपने नियंत्रण में ले लिया, उनका सर्वेसर्वा बन गया। और उसके बाद 1804 में इसी नेपोलियन ने जो है फ्रांस की जो सारी शक्तियां अपने हाथों में लेकर जो है खुद अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। क्राउन सेल्स एम्परर इन 1804, लेकिन फ्रांस को वो फिर भी एक रिपब्लिक ही कहता रहा। तो इस तरह से ये जो फ्रांसीसी क्रांति है स्टार्ट जो होती है समानता इक्वलिटी के लिए होती है, मोनार्की के अगेंस्ट होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही नेपोलियन बोनापार्ट के उत्थान के साथ ही वापस जो है फ्रांस एक मोनार्किस्ट कंट्री बन जाता है। डेमोक्रेसी कुछ समय के लिए वहाँ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद इस क्रांति में हम अगर देखें कि महिलाओं की स्थिति या महिलाओं ने किस तरह पार्टिसिपेट किया और उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया, तो क्रांति के प्रारंभ से ही महिलाओं ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। इस क्रांति में एक्टिव पार्टिसिपेशन महिलाओं का शुरू से ही रहा था। दे वर्क एज सीमस्ट्रेसेस, लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इस तरह के छोटे मोटे काम करके वो अपना जीवन चलाती थी। दे वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट ऑल्सो इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस पीपल। मोस्ट ऑफ वुमेन डिडंट एक्सेस टू एजुकेशन। फिर फ्रांस में महिलाओं के बारे में बात करें तो महिलाएं छोटे मोटे काम धंधे करती थी, और ज़्यादातर महिलाएं जो दूसरों घरों में नौकरानियों का काम भी करती थी और बड़े रिच फैमिलीज़ में करती थी। वुमेन को फ्रांस में पढ़ने लिखने, एजुकेशन या जॉब और ट्रेनिंग की सुविधा नहीं थी, एक्सेप्ट रिच क्लास। एलिट क्लास की अमीर महिलाएं जो है वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी, बाकी को अनुमति नहीं। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent। ठीक है, तो सिर्फ अमीर परिवारों की महिलाएं जो है वो पढ़ाई कर सकती थी, बाकी थर्ड एस्टेट्स की बाकी जो महिलाएं उनको पढ़ने लिखने का भी राइट उस समय नहीं था। वर्किंग वुमेन जो कामकाजी महिलाएं थी उनको काम के अपने जॉब के साथ साथ बहुत सारे जो ड्यूटीज़ थी फैमिली से रिलेटेड वो ड्यूटीज़ भी फुलफिल करनी होती थी। दैट इज़ टू कुक, खाना बनाना, फेच वाटर, वे अप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, ये सारी ड्यूटीज़ भी महिलाओं की ही होती थी। और साथ ही साथ महिलाओं को वो उस समाज में फ्रेंच सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं थी, उन्हें उनके काम के बदले में बहुत कम वेजेस भी
दिए जाते थे कंपेयर टू मैन। तो महिलाओं की स्थिति फ्रांस सोसाइटी में जो है ओल्ड रेजिम में उतनी अच्छी नहीं थी इस क्रांति से पहले। वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, लेकिन जैसे ही क्रांति का पीरियड आया महिलाओं ने भी अपने खुद के राजनीतिक क्लबों की स्थापना शुरू कर दी। यहाँ पर न्यूज़पेपर्स एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। लगभग 60 से अधिक क्लब वुमेन्स ने इस समय एस्टेब्लिश कर लिए थे। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो इन महिलाओं में भी ये जो क्लब था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस, ये सबसे प्रसिद्ध महिलाओं का एक क्लब था। मेन डिमांड वॉज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मैन। और इन क्लबों की जो मुख्य डिमांड थी कि महिलाओं को भी वो सारे राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। तो महिलाओं ने भी अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करना इस समय स्टार्ट कर दिया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, उन्होंने भी अपने लिए वोट की अधिकार की मांग की, क्योंकि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बना था उसमें सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को ही वोटिंग का राइट दिया गया था जिनकी एज 25 साल से अधिक हो और जो 3 दिन के वेतन से अधिक का टैक्स जमा कराते हो। ऐसे रिच जो है मेल्स को ही वोटिंग का राइट दिया गया था। तो महिलाओं ने इसके अगेंस्ट में, क्योंकि महिलाओं को पैसिव सिटीजन मान लिया गया था, तो इसके बाद महिलाओं ने भी राइट टू वोट की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने असेंबली में इलेक्शन, महिला इलेक्शन की भी डिमांड जो है इस समय शुरू करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से महिलाएं शुरू से ही जो है जागरूक होकर महिला अधिकारों के लिए डिमांड करना वहां पर उन्होंने इस क्रांति के दौरान शुरू कर दिया था। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। और फ्रांस की जो क्रांतिकारी सरकार एक के बाद एक स्टैब्लिश हुई, उन सभी ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे कानून बनाए। द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, इस समय सरकारी स्कूल स्थापित हुए थे और उन स्कूलों में स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स, लड़कियों के लिए भी अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। देयर फादर्स कुड नॉट लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। फिर नए कानून के अनुसार जो है लड़कियों के पिता जबरदस्ती लड़कियों का विवाह किसी दूसरे के साथ नहीं करवा सकते थे। मैरिजेज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। ठीक है, शादियों को भी रजिस्टर करना जो है वो सिविल लॉ के अंतर्गत शुरू किया गया। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, तलाक को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन, और मैन और वुमेन दोनों ही तलाक के लिए एप्लीकेशन दे सकते थे। वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब्स, महिलाओं को भी नौकरियों की ट्रेनिंग दी जाने लगी। कुड बिकम आर्टिस्ट, वो कलाकार बन सकती थी। और रन स्मॉल बिजनेस, और छोटे मोटे बिजनेस भी इस समय रन कर सकती थी। तो इस तरह से इस क्रांति के बाद फ्रांस में महिलाओं को भी बहुत सारी समानताएं मिली, लेकिन उन्हें वो राजनीतिक अधिकार बहुत लंबे समय तक नहीं मिल पाए। और इट वॉज फाइनली इन 1946, क्रांति के लगभग 150 सालों से भी अधिक समय बाद महिलाओं को फ्रांस में वोटिंग का राइट मिला। तो एक लंबी लड़ाई महिलाओं को लड़नी लगी, लेकिन इस क्रांति के बाद धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में बहुत सारे परिवर्तन या सुधारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि फ्रांस में एक और बड़ा परिवर्तन इस क्रांति के बाद आता है कि फ्रांस में स्लेवरी या गुलामी की प्रथा को एबोलिश कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा जो है परिवर्तन है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रेजिम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रांसीसी उपनिवेशों में भी ये जो है समाप्त कर दिया गया था। और ये क्यों समाप्त कर दिया गया था, इसका बैकग्राउंड क्या था कि उस समय जो है एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का बिजनेस उस समय चल रहा था, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होता था। यूरोपियन जो कॉलोनियल पावर्स थे वो अफ्रीका से स्लेव्स को हायर करते थे, वहाँ से जहाज़ों में भर कर उन्हें फिर अमेरिका में सेल करते थे। तो इस तरह से ये स्लेव ट्रेड या गुलामों का व्यापार बहुत ज़्यादा वहाँ पर 17th सेंचुरी में चल गया था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। अब ये जो स्लेव ट्रेड था वो यूरोपियंस के लिए ही बेनिफिशियल होता था, क्योंकि यूरोपियंस जो है काम कम करते थे खेतों में, माइंस में, उनमें, और इन स्लेव्स की वजह से ही कॉफ़ी, चाय, इंडिगो और शक्कर या जो शुगर केन है उसकी खेती होती थी, और वो सारा का सारा जो है यूरोप को मिलता था। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यूरोपियंस को इस स्लेव ट्रेड से होता था। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डेक्स एंड नैंटीज़ ऑन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। और ये जो बड़े बड़े पोर्ट सिटीज़ थे, बॉर्डेक्स और नांटेज, ये भी इसी स्लेव ट्रेड या गुलामों के व्यापार की वजह से बड़े बड़े
या समृद्ध व्यापारिक शहरों के रूप में स्थापित हो पाए थे। तो 18वीं सेंचुरी तक फ्रांस में भी इस नागरिक ये गुलामी की प्रथा का बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं होती थी, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद जो जैसे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है उसके बाद जो है इस प्रथा को बंद करने के जो है प्रयास शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इक्वलिटी जो है उसकी बातें यहाँ से क्रांति से शुरू होती है, इक्वलिटी का मैसेज जाता है। और द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशंस, ठीक है। और 1794 के कानून के द्वारा जो है फ्रांसीसी उपनिवेशों में रहने वाले सभी गुलामों को आज़ाद करने की जो है एक कानून बन जाता है। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। लेकिन गुलामी को ख़त्म करने का ये जो कानून है वो कुछ ही समय तक लागू रह पाता है, क्योंकि 10 साल बाद 1804 में जब नेपोलियन फिर से पावर में आता है, राजा बनता है, तो उस स्लेवरी की गुलामी की प्रथा को वापस री इंट्रोड्यूस कर देता है। लेकिन इस क्रांति के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण प्रभाव जो था गुलामी की प्रथा पर प्रतिबंध लगाना या उसको समाप्त करना था, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिलता है। इसके बाद जो पूरा क्रांति के बाद का पूरा जो फ्रांस का इतिहास है वो नेपोलियन के आसपास केंद्रित हो जाता है। नेपोलियन इसके बाद एक बहुत बड़े फिगर के रूप में उभर कर सामने आता है और पूरी फ्रांसीसी शक्ति का केंद्र बन जाता है। और फ्रांस की जो विभिन्न देशों के साथ युद्ध चल रहे थे और देश में जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी उस सब का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे वो फ्रांस की सेना में इतना ज़्यादा जोश भर देता है अपनी लीडरशिप से, अपनी ऑरेटर स्किल्स की वजह से, कि फ्रांसीसी जो लोग हैं उसको अपने एक हीरो के रूप में देखने लग जाते हैं। और उसने 19वीं सेंचुरी में बहुत सारे युद्धों में अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों को हराया। ही कॉन्कर्ड मोस्ट ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड इजिप्ट फॉर फ्रांस। उसने इजिप्ट तक को भी जीत लिया। वाइल इंस्टीट्यूटिंग रिफॉर्म्स इन दीज न्यू टेरिटरीज। फिर इन जीते हुए सभी देशों में उसने जितने भी हैं वो सारे सुधार जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए थे वैसे सारे सुधार इन सभी नए देशों में किए एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और लोगों की जीवन की क्वालिटी या स्तर को उसने बहुत अच्छा बनाया। ही क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस इन 1804। वो 1804 में फ्रांस का राजा बना एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स इंटेंडेड टू यूनिफाई द रिवोल्यूशन फ्रैक्चरड नेशन। और इस क्रांति प्रभावित फ्रांस में जो भी परिवर्तन हो रहे थे या जनता में रेन ऑफ टेरर और आतंक का राज जो उसकी वजह से फैल गया था, तो उन सबको एक तरह से उसने नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। मैनी ऑफ नेपोलियंस रिफॉर्म्स आर स्टिल इन इफेक्ट टुडे। और नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में और फ्रांस में जो है वो प्रभावी हैं, आज भी वो यूज़ में लिए जाते हैं। तो इसके बाद का कुछ 10 साल का इतिहास नेपोलियन और उसके जो पड़ोसी देशों के साथ झगड़ों में उसकी जो पॉलिसीज़ है, और लास्ट में 1815 में नेपोलियन की हार के साथ ही जो है ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव समाप्त होते हैं। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है पूरा समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हैव ए नाइस डे। और मेहनत करिए, आगे इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।